हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1। तो देखिए, हमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एंड नीचे कुछ सिचुएशन दी गई है, उनमें से हमें बताना है कि किसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर हैं, समानांतर श्रेणी बना रही हैं और क्यों। क्वेश्चन फर्स्ट, टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर वैन फेयर इज 15 रुपीज़ फॉर फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। हमें यहाँ पर दिया गया है कि टैक्सी फेयर फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो 15 रुपये है और हर एक अगले किलोमीटर के लिए 8 रुपये है, ऐड होते जाएंगे। तो हमें यहाँ बताना है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, हमें यहाँ पे दिया गया है कि फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर क्या है ₹50। ठीक है। अब नेक्स्ट किलोमीटर के लिए हर एक ईच नेक्स्ट किलोमीटर के लिए क्या है, एंड द फेयर फॉर ईच नेक्स्ट किलोमीटर इज ₹8। तो हम देखते हैं। टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर हो जाएगा ₹50 एंड टैक्सी फेयर फॉर सेकंड किलोमीटर क्या होगा। फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपये है तो और हर एक अगले किलोमीटर के लिए 8 रुपये एक्स्ट्रा जुड़ते जाएंगे। तो सेकंड किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा, 15 + 8 23। इसी तरह सिमिलरली टैक्सी फेयर फॉर थर्ड किलोमीटर क्या होगा, अब सेकंड वाले में 8 और ऐड हो जाएंगे, 23 + 8 31। इसी तरह हम देखते जाएं तो nth किलोमीटर के लिए क्या होगा टैक्सी फेयर फॉर, ऐसे ही हम लिख सकते हैं टैक्सी फेयर फॉर nth किलोमीटर क्या होगा। हम देख सकते हैं फर्स्ट के लिए जो 15 था उसके अंदर से n-1 × 8, हर एक के लिए 8 ऐड हो गया। अब इससे हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि देखिए हर एक टर्म एक निश्चित को सेम डिफरेंस से बढ़ रही है आगे। 15 में 8 ऐड हुआ 23, फिर ऐसे ही 31। और AP वो टर्म होती है जिनका कॉमन डिफरेंस सेम हो। सो वी कैन से डेट abolished from an AP। therefore we can say that the
above list from an AP with common ऑफ कॉमन डिफरेंस क्या है यहाँ पे 8 है, क्योंकि हर एक टर्म अब पीछे वाली से 8 ज़्यादा हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म इज इंक्रीज बाय 8। सो हमारे ये फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था कि हमारी ये सिचुएशन एपी फॉर्म कर रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आ गया होगा फ्रेंड्स, हम सेकंड पार्ट देखते हैं। क्या है? द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स ए क्वार्टर ऑफ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। हम एक वैक्यूम पंप है, ठीक है, वो एक सिलेंडर के अंदर जितनी एयर प्रेजेंट है उसका 1/4 पार्ट एक बार में बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो क्या ये एक एपी फॉर्म करेगा? क्या ये एक समांतर श्रेणी में होगा? देखते हैं सॉल्यूशन। हम मान लेते हैं कि इनिशियल एयर जो प्रेजेंट है सिलेंडर में वो V लीटर है, कुछ भी दाम दे सकते हैं। लेट इनिशियल एयर प्रेजेंट है, उसी को हम वॉल्यूम भी कह सकते हैं। एयर प्रेजेंट और वॉल्यूम ऑफ एयर इन सिलेंडर क्या होगी? हमने V लीटर मान लिया। हमने मान लिया V लीटर। ठीक है, अब हर एक स्ट्रोक के अंदर जो वैक्यूम पंप है वो 1/4 एयर बाहर निकाल रखता है जितनी उसके अंदर प्रेजेंट है। तो हम कह सकते हैं इन ईच स्ट्रोक दी वैक्यूम pumps remove 1/4 वाटर कह रहा है 1/4 ऑफ एयर remaining in the सिलेंडर। तो हम ये बात समझ आ गई। हमने मान लिया कि उस सिलेंडर के अंदर वॉल्यूम ऑफ एयर थी इनिशियली V लीटर, और हर एक स्ट्रोक के अंदर वो जितनी एयर प्रेजेंट थी उसका 1/4 पार्ट बाहर निकाल देता है। तो अब हमें बताना है कि ये AP में है या नहीं। तो इसका आगे करते हैं। तो वॉल्यूम
आफ्टर फर्स्ट स्ट्रोक क्या होगी, देखो वो 1/4 निकाल देता है तो क्या बचेगी 3/4। ये वॉल्यूम थी और इनिशियली इसमें से 1/4 वॉल्यूम निकाल देता है तो ये बच जाएगी 3/4 v। अब वॉल्यूम आफ्टर सेकंड स्ट्रोक क्या होगी। अब इसके अंदर 3/4 वॉल्यूम थी, ठीक है, 3/4 ऑफ वॉल्यूम। अब इसका 1/4 निकालेगा तो क्या हो जाएगा। अब हमारे पास वॉल्यूम प्रेजेंट कितनी थी 3/4 ऑफ v। अब वो इसका 1/4 पार्ट निकालेगा। अब वो इसका 1/4 पार्ट किसका निकालेगा, जो उसके अंदर प्रेजेंट थी। अब की बार ये वॉल्यूम ये प्रेजेंट थी, v नहीं 3/4 v। तो अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ये तो 3/4 वॉल्यूम माइनस में 3/16, हम एलसीएम लेंगे तो ये 16 आ जाएगा, ये 12v माइनस 3v। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये हो जाएगा 9v अपॉन में 16, या हम उसी टर्म में लिखें तो 3/4 ऑफ 3/4 वॉल्यूम, ठीक है। अब हमने देखा कि ये एक 3/4 से मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट वाली टर्म। अब इसी तरह वॉल्यूम आफ्टर थर्ड स्ट्रोक क्या होगी, तो अब वो ही सिमिलरली क्या हो जाएगी 3/4 ऑफ, अब जो वॉल्यूम प्रेजेंट थी, अब ये वॉल्यूम प्रेजेंट थी तो इसका 3/4 पार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हम इसको लिख सकते हैं 3/4 का स्क्वायर इंटू 3/4 ऑफ v, ठीक है। इसी तरह हम अगर nth स्ट्रोक के बाद वॉल्यूम देखें क्या होगा, तो वो हो जाएगा क्या होगा, इसमें से n की वैल्यू हो जाएगी, हमने देखा तो ये हो जाएगा 3/4 की पावर n इंटू v, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में 3/4 v था, अगले में क्या हुआ 3/4 इंटू 3/4 v मतलब 3/4 की पावर 2 v, थर्ड में हुआ 3/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4 इंटू v मतलब हम इसको 3/4 की पावर 3 और v लिख सकते हैं, या फिर 3/4 की पावर 2 इंटू 3/4 ऑफ वॉल्यूम लिख सकते हैं। सिमिलरली ये हो गया। अब हमने यहाँ देखा कि ये सभी टर्म्स एक पैटर्न में कांस्टेंट टर्म सेम कांस्टेंट टर्म ऐड नहीं हो रही, बल्कि ये एक सेम टर्म से मल्टीप्लाई हो रही हैं, और वो मल्टीप्लाई किससे हो रही हैं 3/4 से। सो वी कैन से डैट, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वी कैन
observe that the subsequent terms are not added with a constant digit. But being multiplied by 3। ठीक है, हम ये इतना भी लिख सकते हैं, therefore we conclude that the above list does not form an AP। तो हम कह सकते हैं कि इस सिचुएशन में ये एक AP का फॉर्म नहीं कर रही। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी का थर्ड पार्ट। यहाँ पे क्या कहता है, cost of digging a wall after every meter of digging when it costs 150 rupees for first meter and rises by rupees 50 for each subsequent meter। ये क्या कहता है कि कुई खोदने का, हम नीचे जो ज़मीन में कुई खोदते हैं, मिट्टी निकालते हैं, ए वॉल, उसके पहले मीटर की खुदाई की कॉस्ट तो है 150 रुपीज़, 150 रुपये। और जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं, हर एक मीटर, एवरी मीटर की कॉस्ट क्या बढ़ती जाती है, 50 रुपये एक्स्ट्रा लगते जाते हैं। तो हमें यहाँ पे बताना है कि क्या इस सिचुएशन में ये कोई एपी का निर्माण कर रहे हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पर गिवन क्या है, यहाँ पे गिवन है, गिवन क्या है, कॉस्ट ऑफ digging a wall for first meter is रुपीज़ 150। ठीक है, एंड फॉर each additional meter is रुपीज़ 50। तो देखते हैं हम फर्स्ट मीटर की जो कॉस्ट है वो देखते हैं 150। तो हम कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ digging for first meter क्या है,
150। सिमिलरली कॉस्ट ऑफ डिगिंग सेकंड मीटर क्या होगा, क्या दिया गया है, हर नेक्स्ट मीटर के लिए 50 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे। तो 150 प्लस 50 क्या हो गया, सेकंड मीटर के लिए कॉस्ट 200 हो जाएगी। इसी प्रकार कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर थर्ड मीटर क्या हो जाएगी, सेकंड वाले थे उसमें फिर 50 ऐड हो जाएगा, क्या हो गया 250। इसी तरह से हम nth मीटर के लिए भी पता कर सकते हैं, जो सेम पैटर्न था उसी से हम लिख सकते हैं। सिमिलरली cost of digging for nth मीटर क्या हो जाएगा, 150 प्लस n-1 इंटू 50। हमने सेम पैटर्न से देख लिया। हमने यहाँ पे देखा फर्स्ट मीटर के लिए 150 था, सेकंड के लिए उसमें 50 ऐड हो गया 200 हो गया, थर्ड के लिए फिर उसमें 50 ऐड हो गया तो 250 हो गया। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हर एक टर्म पिछली वाली टर्म से 50 ज़्यादा है, तो मतलब एक कांस्टेंट टर्म 50 ऐड हो रही है इसके अंदर, तो हम कह सकते हैं कि ये एक एपी का फॉर्म कर रही है। सो हम वी कैन से डैट दिस सिचुएशन, सो वी कैन से डैट the above list form an AP with common difference of 50। आई बात समझ में? तो इस सिचुएशन में ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है कि amount of money in a account every year when rupees 10,000 is deposited at a compound interest rate of 8% per annum। हमें यहाँ पे बताना है कि किसी अकाउंट में 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट किए गए हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% पर एनम। तो अमाउंट मतलब मिश्र धन, जिसको मतलब टोटल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट मिला के जो टर्म होती है वो हर साल के अंत में जो अमाउंट होगी क्या वो एक एपी का निर्माण कर रही है, तो हम देखते हैं। तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है
गिवन प्रिंसिपल है 10,000 रुपीज़, यही है ना। और कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रेट है 8% पर एनम। तो हम, और ये यहाँ पे इंटरेस्ट कंपाउंड है, चक्रवर्ती ब्याज बोलते हैं जिसको हिंदी में। तो फर्स्ट ईयर के एंड में हमारा अमाउंट क्या होगा, तो हम कह सकते हैं अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर इज, क्या होगा, अमाउंट का फार्मूला है हमारे पास प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन में 100, तो यहाँ पावर n, टाइम क्या किस टाइम के लिए, तो फर्स्ट के लिए हमारा प्रिंसिपल है, अमाउंट हो जाएगा 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 की पावर 1 है फर्स्ट टाइम, n इज इक्वल टू 1। सिमिलरली सेकेंड ईयर, अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर क्या होगा, क्या होगा, तो यहाँ पे सेकंड, ये फॉर्मूला था जो हमारा p इंटू 1 प्लस रेट बाय 100 इंटू एन। फर्स्ट ईयर के लिए n 1 है, सेकंड के लिए 2 हो जाएगा, थर्ड के लिए 3 हो जाएगा, तो और nth ईयर के लिए n हो जाएगा। तो हमारी ये हो गई 1 प्लस 8/100, अब यहाँ पावर 2 हो जाएगी। इसी तरह अमाउंट आफ्टर थर्ड ईयर क्या होगा, ये हो जाएगा सॉरी 100, यहाँ पे 3 हो जाएगा। अगर हम एक टर्म और निकालें तो अमाउंट आफ्टर फोर्थ ईयर क्या होगा, सिमिलरली क्या हो जाएगा, टाइम जो n है वो 4 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि ये जो टर्म्स आई हैं, ये कोई सेम डिजिट इसके अंदर ऐड नहीं हो रही है, बल्कि एक टर्म 1 प्लस 8/100 हर बार मल्टीप्लाई हो रही है। क्योंकि देखो इसके अंदर फर्स्ट टर्म में पावर n 1 थी, सेकंड में 2 आई, थर्ड में 3 आई, फोर्थ में 4 आई। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये लिस्ट एपी नहीं बना रही है। तो सो वी कैन से दैट द अबो लिस्ट does not form an AP, ये कोई एपी का निर्माण नहीं कर रही। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
सेकंड क्वेश्चन है, राइट द फर्स्ट टर्म फोर टर्म ऑफ ए पी व्हेन फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज। हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज दी गई कि फर्स्ट फोर टर्म्स निकालनी है, जिसके अंदर फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं और कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं, जो हमें दिए गए हैं। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन। इसका फर्स्ट पार्ट में ए इज इक्वल टू 10, ए की वैल्यू 10 है, और यहाँ पे डी भी 10 दिया हुआ है। तो हमें पता है एक जर्नल टर्म होती है nth टर्म जिसको हम कहते हैं, वो क्या होती है, फर्स्ट टर्म अगर a है, कॉमन डिफरेंस अगर n है, सॉरी d है, तो nth टर्म जर्नल टर्म बोल देते हैं जिसको। वो कैसे दी जाती है, वो ये होती है an। यहाँ पे जो टर्म निकालनी होती है, फर्स्ट है तो n1 हो जाएगा, सेकंड है तो 2 हो जाएगा, थर्ड है तो 3 हो जाएगी। वो क्या होती है, a प्लस n-1 d हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे a, n और d की अगर वैल्यू पुट करें तो जो जो चीज़ें निकालनी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमें फर्स्ट फोर टर्म निकालनी है। तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, ए एन की जगह पे हम 1 रख देंगे, क्योंकि ये टर्म हमारी ये A1 डिनोट कर रहा है फर्स्ट टर्म को। तो हमें A दिया हुआ है 10 प्लस हम यहाँ पे कौन सी टर्म निकाल रहे हैं, हम यहाँ पे फर्स्ट टर्म निकाल रहे हैं। तो n की जगह 1 माइनस 1, डी की वैल्यू 0 और डी की वैल्यू 10। 1 माइनस 1 तो क्या होगा, 1 माइनस 1 तो ये तो 0 हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म A1 क्या आई हमारी, ये तो 10 आई। ठीक है, अब सेकंड टर्म में इसी के अंदर जो कॉमन टर्म है, इसमें n की जगह हम 2 पुट कर देंगे। तो A2 क्या होगा, अब A तो फर्स्ट टर्म वही है 10 प्लस में, अब हमें n की जगह 2 रखना है, 2 माइनस 1, डी की वैल्यू 10 है। तो अब इसको सॉल्यूशन करें तो 10, 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1, और 1 इंटू 10 हो जाएगा। तो हमारी सेकंड टर्म 20 आई। सिमिलरली थर्ड टर्म के लिए हम क्या पुट करेंगे, थर्ड टर्म के लिए हम n की जगह 3 पुट करेंगे, a वही 10 प्लस n 3 माइनस 1 इंटू डी 10। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 2 इंटू 10, 10 प्लस 2 इंटू 10 20। तो हमारी थर्ड टर्म क्या हो जाएगी 30। अब फोर्थ टर्म भी निकालनी है। फोर्थ टर्म क्या होगी, A4 क्या हुआ, वही A 10 है प्लस n 4 माइनस 1 इंटू 10। अब 10 4 माइनस 1 इज 3 इंटू 10, ये क्या हो जाएगा 10 प्लस 30, ये हो गया हमारा 40। तो इस क्वेश्चन की फर्स्ट फोर टर्म्स हमारी ये हैं। ठीक है, 10, 20, 30 और 40। ठीक है, इसको हम दोबारा लिखना चाहें तो A1 आई 10, A2 आई 20, A3 आई 30, A4 आई 40। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ये आ गया, हो गया समझ। सेकंड पार्ट क्या कहता है इसका, a की वैल्यू क्या दी है, यही है a की वैल्यू -2 दी गई है, और d की वैल्यू क्या दी गई है, d इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 0 है। तो हम एक बात यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर कॉमन डिफरेंस ही 0 है तो
क्या होगा, हर एक टर्म डिफरेंस ज़ीरो है तो आगे वाली टर्म में ज़ीरो जोड़नी है, तो वो लगभग सेम टर्म ही आ जाएगी। ठीक है, तो हमारी जर्नल टर्म क्या है, देखिए ए एन क्या है, ए प्लस एन माइनस वन डी। हम एक जर्नल टर्म भी निकाल सकते हैं, फिर वैल्यू पुट करते जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने हर बार अलग अलग एन की वैल्यू, ए की वैल्यू, डी की वैल्यू पुट करी थी। इस क्वेश्चन में हम डायरेक्ट ए एन के अंदर एक बार ए एन को सोल्व कर लेते हैं, ए की और डी की वैल्यू रख के, फिर एक एक वैल्यू पुट करते जाएंगे। हमें यहाँ पे देखा ए एन क्या आएगा, ए की वैल्यू -2, हमें एन एज इट इज़ रखना है और डी 0, तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी। तो ए एन क्या आया, ए एन -2 आया। इसमें हर टर्म सेम है, ए वन भी -2 है, ए टू भी -2 है, ए थ्री भी -2 होगी और ए फोर भी -2 होगी। हम चाहे तो हर बार अलग अलग वैल्यू पुट कर लें या फिर जर्नल टर्म निकाल के उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इसी का थर्ड पार्ट क्या है। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या दी गई है, 4, और डी की वैल्यू -3। तो हमें पता है ए एन क्या है, ए प्लस एन -1 डी। हम एक एन में टर्म निकाल देते हैं पहले एक बार, ए एन, ए की वैल्यू 4 प्लस एन -1 इंटू -3। क्या इसको सोल्व करेंगे तो 4, ये -3 की एन के साथ मल्टीप्लाई होगी तो -3n, और -3 की -1 के साथ होगी तो ये +3 हो जाएगा। तो हमारा एक जर्नल सॉल्यूशन क्या आ गया, 4 + 3 7 -3 है। अब हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, ये हमारी ए एन है, तो ए वन क्या होगी, ए वन, अब एन की जगह 1 रख देंगे, 7 - 3 इंटू 1, 7 - 3 क्या होगी, 4। और फर्स्ट टर्म तो एक सिंपल सी बात है कि जो ए दिया हुआ है वही होती है, और ए हमें 4 दिया रखा था। सेकंड टर्म क्या होगी, अब हम एन की जगह 2 रख देंगे, 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 7 - 6 1। ठीक, अब थर्ड टर्म क्या होगी, 7 - 3 इंटू एन की जगह 3 रख देंगे, 7 - 9 क्या हो गया, -2। अब फोर्थ टर्म क्या होगी हमारी, 7 - 3 इंटू 4, 7 - 12, तो क्या हो गया, -5। ये हैं हमारी इस एपी की फर्स्ट 4 टर्म। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ पार्ट में क्या कहता है। यहाँ पे ए गिवन है -1 और डी क्या दे रखा है, कॉमन डिफरेंस इज़ 1/2। तो हम वही तरीका, हम एक जर्नल टर्म निकाल लेंगे, वो आसान रहता है। ए एन क्या है, ए प्लस एन -1 डी, ये प्लस, तो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, -1 प्लस एन हमें एज इट इज़ रखना है क्योंकि हम एक बार जर्नल टर्म निकाल रहे हैं, और ये क्या है 1/2। तो क्या होगा, तो होता है इसको हम अगर सोल्व करें, -1 प्लस एन -1/2 है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 LCM आ जाएगा,
2 एलसीएम आ गया, तो ये -2 हो जाएगा हाँ यहाँ पे, और ये n-1। तो हम क्या लिख सकते हैं, n-3/2, ये हमारी जर्नल टर्म आ गई। अब हमें कोई भी टर्म निकालनी है वो इससे निकाल लेंगे, an आ गई ना, तो a1 क्या होगी, a1 हम n की जगह 1 रख देंगे, 1 - 3/2, तो -2/2, तो ये क्या हो जाएगा, -1, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब a2 क्या होगा, n की जगह 2 रखेंगे, 2 - 3/2, 2 - 3 -1/2, ये हमारी सेकंड टर्म हो जाएगी। थर्ड क्या होगा, 3 - 3/2, 3 - 3 0/2, तो क्या होगा 0। और ऐसे ही a4 क्या होगा, अब 4 - 3/2, तो ये टर्म हो जाएगी हमारी 1/2। ये हमारी एपी की फर्स्ट 4 टर्म्स हैं। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। क्या, फिफ्थ पार्ट, यहाँ पे हमें ए क्या दिया गया है, ए दिया गया है -1.25, और कॉमन डिफरेंस दिया गया है -0.25। सिमिलरली हम क्या करेंगे, हम अपना जर्नल टर्म निकालेंगे। हर बार वैल्यू पुट करने से अच्छा है कि एक कॉमन जर्नल टर्म निकाल दें, फिर उसी में n की वैल्यू पुट करते जाएं जितनी भी टर्म निकालनी है। तो क्या हो जाएगा, a + n-1 d, तो ये हम a की वैल्यू हम -1.25 प्लस n-1, d की वैल्यू क्या है -0.25, तो हम इसको सोल्व करेंगे, तो -1.25 n × -2.5, तो -0.25 n, और -1 × -0.25 हो गया +0.25। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे -1.25 है, यहाँ पे +0.25 है, तो ओवरऑल -1 हो जाएगा। ये -1 - 0.25 n, ये हमारी जर्नल टर्म आ गई, ये 525। तो an आ गई, तो a फर्स्ट क्या हो जाएगा, अगर n की जगह हम 1 रख देंगे, -1 माइनस में 0.25 × 1, तो ये क्या हो जाएगा, -1 × 1 के साथ मल्टीप्लाई तो सेम हो जाएगी, -0.25। ओवरऑल क्या हो जाएगा, -1.25, यही फर्स्ट टर्म है। सेकंड टर्म क्या है, क्या हो जाएगा, n की जगह 2 हो जाएगा, -1 माइनस में 0.25 × 2, तो -1 माइनस में 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 हो जाएगा। तो ये ओवरऑल -1.50, ये सेकंड टर्म हो जाएगी। सिमिलरली थर्ड टर्म क्या होगी,
-1 माइनस में 0.25 इंटू 3, तो ये -1 माइनस 0.75 हो जाएगा, तो ये -1.75 थर्ड टर्म हो जाएगी। अब फोर्थ टर्म भी निकालनी है, तो ये क्या हो जाएगा, -1 माइनस में 0.25 इंटू 4, ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा -1 और 0.25 इंटू 4, तो ये भी 1 हो जाएगा, इंटू में -1 ओवरऑल -2, तो हमारी ये फर्स्ट 4 टर्म होंगी इस एपी की। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3,